गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो आपके फिजिक्स को स्टार्ट देते हैं, उनके बारे में हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझें। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है और बी पर पहुंचता है, और ए से बी की डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है, पोजीशन का जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब पार्टिकल इस रास्ते से भी जा सकता है, ए टू बी। पार्टिकल इस रास्ते से भी जा सकता है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, एंड दिस इज अदर पाथ इज 3। तो पार्टिकल को ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, वाया 1, वाया 2 और वाया 3। अब डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है 1, लॉन्गेस्ट 1 इज 3। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कहां है? अगर मैं बोलूं आपसे कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 सेंटीमीटर ही होगा, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, किसी भी पाथ से जाए। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस हर पाथ की अलग अलग होगी, वो ठीक है। दैट मीन्स डिस्टेंस पाथ की लेंथ पर डिपेंड करेगा। किस रास्ते को आपने ट्रेस किया है उसकी लेंथ को डिपेंड करेगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, जवाब है 10 सेंटीमीटर। इस रास्ते के लिए भी 10 सेंटीमीटर, इस रास्ते के लिए भी 10 सेंटीमीटर। बट व्हाट इज द डिस्टेंस? यहां 10 सेंटीमीटर होगा, यहां कुछ और होगा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, यहां पे कुछ और होगा। यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट। ओके, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ओके बच्चों, अब एक छोटा दूसरा एग्जांपल आप लो और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और उस सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। पॉइंट P1 से चलता है वो, P2 पर पहुंचता है, फिर P3 पर, और फिर P4 पर। ध्यान देना बच्चों। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि P1 से P2 का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दोनों चीजें आप समझें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा P1 से P2 का। तो P1 से P2 का डिस्टेंस हो गया ये वाली लेंथ, यानी क्वार्टर आर्क। दैट मीन्स 2 पाई r पूरा सरकमफ्रेंस होता है, उसका 1/4 है, यानी ये हो गया बच्चों पाई r बाई 2, और r की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पाई इंटू 20 बाई 2, दैट मीन्स 10 पाई सेंटीमीटर। ये आ गई डिस्टेंस फ्रॉम P1 से P2 तक। समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस फ्रॉम P1 से P2 तक आ गई इतनी। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी P1 से P2 तक की, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। और इसको तो आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे, ये 20 क्योंकि रेडियस ही है, तो ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया P1 से P2 तक का 20√2 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना है 10 पाई। अब आप दूसरा देखिए, सोचिए अगर P1 से P3 तक निकालना हो, P1 से P3, P1 से P3, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आ गया आपके पास 2 पाई r बाई 2
यानी 2 पाई इंटू 20/2 यानी 20 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम P1 से P3। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? P1 P3। डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों ये 20 और ये 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो अब आप समझिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। दूसरा वाला आपको सोचिएगा कि P1 से P4 अगर हम जाएं तो क्या आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। इसको करके देखिए, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि P1 से P4 का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते समय। ओके, दो बातें और याद रखना बेटे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, यहां तक जाता है, फिर वापस लौट के आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो, डिस्टेंस पूरी पाथ लेंथ होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अब आइए समझने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है ए और इसका पोजीशन वेक्टर r1, दूसरा पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक जाता है, पॉइंट ए से बी तक जाता है, तो ए बी इज व्हाट? ए बी इज डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज डिस्प्लेसमेंट और इसको हम लिखेंगे डेल्टा आर से। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डेल्टा आर। एंड दिस कैन बी रिटन एज, यानी कि ओबी कैन बी रिटन एज ओबी माइनस ओ ए, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अगर पार्टिकल B से A जाता तो आप लिखते R1 माइनस R2। A से B जा रहा है इसलिए R2 माइनस R1। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि पोजीशन। ये पहले ही बताया जा चुका है, वेक्टर वाले टॉपिक में मैंने बताया था, डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना। अब आते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। ओके, अब देखो बच्चों, मान लो एक पार्टिकल है, वो ए से बी जाता है, लेकिन सीधा ना जाके इस रास्ते से जाता है वाया पाथ 1। तो डिस्टेंस तो ये हो गई टोटल लेंथ, इसकी पाथ लेंथ, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर। और ये ए से बी जाने में जो उसको टाइम लगा है दैट इज द डेल्टा टी। तो ए से बी जाने में उसकी स्पीड कितनी हुई? क्योंकि ये स्पीड ए और बी के बीच में है, इसलिए इस स्पीड को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की नहीं है, ए और बी के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं इसकी। एवरेज स्पीड ये हो गई बच्चों डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी ए से बी के बीच में कितनी होगी वो देखो आप। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मैंने एरो लगा दिया। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी और ये हो गया एवरेज स्पीड। लेकिन डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में डिफरेंशिएशन से क्या फायदा होता है, डिफरेंशिएशन से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस वन इज द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये जो एवरेज स्पीड है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड में। इसको आप लिख सकते हो ds बाई डी टी, और इसको लिखेंगे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dr बाई डी टी। डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि डेल्टा s कैसे ds में कन्वर्ट होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दिस वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपको यह भी पता है कि अगर हम चेंज इन वेलोसिटी में
चेंज इन वेलोसिटी में टाइम का डिवीजन कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो आइए एक्सेलरेशन निकाल के भी समझते हैं। अब देखो बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन पर यूनिट टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन, और उसी को आप डीवी बाई डी कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो फिजिक्स में दोनों का इंपॉर्टेंस है, एवरेज भी निकालना पड़ सकता है आपको और इंस्टेंटेनियस भी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन। बट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जब आप डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर देते हो तो ये इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं मोशन जो ऑब्जेक्ट का हो सकता है वो कितने तरीकों से हो सकता है। तो बेसिकली आपके 11th क्लास में दो तरह के मोशन आपने पढ़ने हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। आइए हम उससे बात करते हैं। देखो, 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन मोशन, स्पीड पढ़ लिया आपने, वेलोसिटी पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस देख लिया। अब मोशन दो तरीके के आपने पढ़ने हैं, 1D और 2D। अगर किसी भी पार्टिकल के पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो और एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, या ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन ना हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में हो तो इस तरह के मोशन को हम 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी भी बॉल को अगर आप हवा से छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, तो ये 1D है। आप नीचे से भी ऊपर फेंकेंगे तो भी ये ऊपर ही जाएगा, ये है 1D। यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस केस में क्या है, वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो ये 1D। इस केस में वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, फिर भी ये 1D, क्योंकि है तो एक ही एक्सिस पे। तो ऑन द सेम एक्सिस अगर ये लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द 1 डायमेंशन मोशन। और इसमें जो पार्टिकल का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो ये 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब 2 डायमेंशन मोशन के अंदर क्या होता है? 2 डायमेंशन मोशन के अंदर पार्टिकल के पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दो अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही एक्सिस पे नहीं होंगे, अलग अलग एक्सिस पे होंगे। यानी मान लीजिए एक्सेलरेशन इस एक्सिस पे है और वेलोसिटी इस एक्सिस पे है, तो ये 2D आएगा, ये 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से एक सर्टेन एंगल पर फेंक दिया, ये वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, u वेलोसिटी से। जाहिर सी बात है, ये अगर आप इसको ऑब्जेक्ट, इस पेन को अगर आप ऐसे थ्रो करोगे तो ये ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन क्यों है? क्योंकि देखो, वेलोसिटी का एक्सिस ये और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही एक्सिस पे नहीं है, इसलिए 2 डायमेंशन मोशन है। और इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, पैराबोलिक पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन वेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट ऑन द सेम एक्सिस, ये सेम एक्सिस पे नहीं है। इसी का एक दूसरा एग्जांपल है और 2 डायमेंशन मोशन का, ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो एग्जांपल है ही। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जरूरी नहीं होता है कि आपने जमीन से ही फेंका, हो सकता है कि आप टावर से फेंके किसी ऑब्जेक्ट को, टावर से फेंकते तब ये ऐसे गिरेगा, या आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकते हैं, किसी पहाड़ी पर खड़े होकर फेंकते हैं, तब भी ये 2 डायमेंशन मोशन है। तो ये सारे ही प्रोजेक्टाइल मोशन है और सबका पाथ पैराबोलिक है, बट स्टिल दे आर एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब आप सर्कुलर मोशन देखो। सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सर्कुलर मोशन सारा बहुत आसान सा एग्जांपल होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं,
या फैन की मूवमेंट है, फैन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, घड़ी की जो निडल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन, ये बच्चों सर्कुलर मोशन। अब ध्यान समझना, मान लो एक ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। गौर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो गई? 10। इस पॉइंट पर भी कितनी? 10। इस पॉइंट पर भी 10, इस पॉइंट पर भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। हर जगह उसकी स्पीड, मैं नाम रख लेता हूं P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। हर पॉइंट पर उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन बच्चों, क्या हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सेम है? क्या हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सेम है? जवाब है नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है। एरो देखो, एरो का साइन देखो, हर जगह डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, स्पीड इज सेम, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। इट possess an acceleration and this acceleration is called centripetal acceleration। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप बताओगे इन सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द डायरेक्शन दैट्स possess a centripetal acceleration। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, अब आप देखो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, क्या एक ही एक्सिस पे है? नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये 2 डायमेंशन हो गया। अब इमेजिन करो बच्चों कि अगर यही एक्सेलरेशन, सॉरी यही स्पीड कांस्टेंट ना होती, अगर यही स्पीड कांस्टेंट ना होती तो क्या होता? बच्चों देखिए, अगर ये स्पीड भी बदल रही होती, यानी कि अभी 10 है, फिर 11, फिर 12, यहां पे 11, यहां 12, यहां 13, 14, 15, 16, इस तरह से बार बार बदलती रहती, यानी स्पीड भी उसकी अगर बदल रही हो, अगर पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ रही हो, एरो की लेंथ बता रही है कि स्पीड बढ़ रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा, लेकिन स्पीड ही बदल रही है। इसके साथ साथ एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, जिसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। तो पार्टिकल के पास 2 तरह के एक्सेलरेशन हो गए, एक हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आप देखो यहां पे 2 तरह के एक्सेलरेशन है। पहला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, और दूसरा हो रहा है चेंज इन स्पीड की वजह से, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो ये भी एक 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, वो चीज आप समझेंगे। ओके, थैंक यू।